हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के इतिहास की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है। यानी भारत के इतिहास में इससे पहले कोई और नगर की सभ्यता हुई ही नहीं थी। नगरीय सभ्यता है और ये जो है ताम्रकाल के बाद कांस्य युग का सभ्यता थी। तो इसकी खोज कैसे हुई, इस बात पे हम आज थोड़ा जानते हैं और इसके परिचय देखेंगे इसका। तो बात यह है, जब अंग्रेज भारत पर राज्य कर रहे थे तो 1856 के करीब कांची से लाहौर के बीच में ट्रेन चलाना था। तो उस समय क्या हुआ, कुछ ट्रेन चलाने के लिए ईंट पत्थर वगैरह चाहिए था रेल लाइन बिछाने के लिए। जैसे लाइन होती है अगर ये, तो इसके नीचे पत्थर पड़े होते हैं, फिर ये लाइन होती है तो इसमें पत्थर ईंट पड़े होते हैं। तो ये हड़प्पा नामक स्थान पर जो टीला था उसकी खुदाई की, तो वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर तो एक नगर है। यहाँ पर एक पहले कभी नगर हुआ करता था। तो उन्होंने वहाँ के जो ईंट पत्थर निकले उसके कार्बन डेटिंग निकाला गया, तो लगभग 2500 बीसी पूर्व के थे। 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी के थे। यानी इतना ईसा मसीह के जन्म के पहले के थे। तो इनकी जानकारी हुई तो पता चला कि भारत जो है एक इससे पहले भी एक नगर का जो मतलब जो इस समय दुनिया एक व्यवस्थित नगर की स्थापना करती है, तो भारत में इससे पहले हो चुका है। तो इसको आओ हम जानते हैं थोड़ा सा। भारत जो था उस समय क्या था, पाकिस्तान भारत में ही था। तो इसके जो अवशेष हैं भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में मिलते हैं हड़प्पा के। हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ लिखा है, एक मैंने हड़प्पा बता दिया। तो ऐसे हड़प्पा सभ्यता के कई नाम, इसको कई नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता हो गया, कांस्य युग सभ्यता हो गया और प्रथम नगरीय सभ्यता हो गया। इसके अन्य नाम क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो नगर निकला था यानी खुदाई में, तो वो हड़प्पा ही था। फिर उसके बाद कांस्य युगीन, कांस्य सभ्यता, कांस्य सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता हो तो आप क्या अगर पूछा जाए, ऐसे ही पूछ लिया जाता है किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, तो आप जाने रहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। और इसका एक अन्य नाम नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता इस सबसे भारत के इतिहास में सबसे पहले नगरीय क्रांति जो हुई थी इसी काल में हुई थी। और इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि ये सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई उसके किनारे था। सरस्वती नदी के तट पर था, ये अन्य नाम हो गए इसके। आप देखेंगे पहले क्या होते थे, जितने भी गांव होते थे या नगर होते थे वो नदियों के किनारे समीप पर, नदियों के समीप या इनके तट पर स्थित होते थे, क्योंकि यहाँ से इनको पानी जो है बहुत आसानी से मिल जाता था। अगली पॉइंट हम देखते हैं, इसका सबसे पहले पता कब चला। तो सबसे पहली बार 1826 में चार्ल्स मैन ने 1826 में चार्ल्स मैसन ने बताया इसके बारे में। तो लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, इनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। सबसे पहले इन्होंने बताया था।
बताया, लेकिन इनके बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर नगर कैसे हो सकता है। फिर 1856 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता, यानी पुरातत्व के या भारतीय इतिहास आप कह सकते हैं, इतिहास नहीं लेकिन भारतीय पुरातत्व के जो पिता थे कैनिंग, अलेक्जेंडर कैनिंग, 1856 में अलेक्जेंडर कैनिंग, इनको क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का। ये आपसे क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कौन है, तो अलेक्जेंडर कैनिंग है। ने बताया कि ने सरकार को इसके बारे में सूचना दी, इसके बारे में सर्वेक्षण किया और सरकार को सूचना दी कि यहाँ पर कोई एक नगर था पहले। फिर 1856 में ही जो बर्टन बंधु थे उन्होंने इसके बारे में विधिवत जानकारी की। इसका सबसे अच्छा अध्ययन अलेक्जेंडर कैनिंग ने किया, लेकिन 1856 में बर्टन बंधु जो थे, इन्होंने क्या किया, सरकार को सूचना दी। कि यहाँ पर कोई नगर था। इसके बारे में जब जानकारी मिली तो इस पर रिसर्च हुआ। इसको आप अलेक्जेंडर कैनिंग को आप लिख लेंगे भारतीय पुरातत्व के पिता, भारतीय पुरातत्व के पिता ये थे। अब इसके बारे में हम सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त परिचय देखते हुए चलते हैं। तो इसका सबसे पहले समय देखते हैं। समय क्या था, ये कब हुई थी, यानी कब इसका विकास हुआ था। तो 2500 BC से 1750 BC इसका समय है। समय जो है इसका इतना है, जब दुनिया सीख रही थी कैसे खाया पिया जाए, तो इंडिया में नगरीय सभ्यता हो रहा था। यानी नगर एक निश्चित क्रम में नगर होते थे और उनका शासन प्रशासन होता था उस समय। अगर बात किया जाए सबसे प्राचीन कस्बे की, इसमें जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो भिटिंडा, ये कहाँ पर, हरियाणा में स्थित है। अगर इसकी बात किया जाए कितना पुराना है, तो ये लगभग 750 BC पूर्व का है। ये हरियाणा में स्थित है। बात किया जाए आकार की कि ये कैसा था, तो ये इंडिया का आप देखेंगे मैप इस समय जो इंडिया है ऐसे कुछ करके, तो ये वाला भाग भी तो पाकिस्तान वाला भाग भी तो भारत में था। तो ये वाला ऐसे आके ऐसे त्रिभुजाकार हो जाता है, मतलब गुजरात तक इसके अवशेष वगैरह ऐसे पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसके आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। आकार त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था, तो ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल जो है इसका, ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसको लगभग आप लिख सकते हैं 13 लाख, या मैं लगभग में बता रहा हूँ 13 लाख वर्ग।
अगर एग्जैक्ट डाटा देखना है तो 12,999,000 किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका समाज कैसा था, जैसे इस समय जो समाज है, देखो अपना समाज ऐसा है जो पापा कह देते हैं वही मान्य है। सर्वोपरि पिता, मतलब जो पिताजी कह देते हैं, यानी पुरुष वर्ग प्रधान होता है इस समय जो है समाज। लेकिन उस समय क्या होता था, मातृसत्तात्मक जो समाज थी वो मातृसत्तात्मक थी। समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक समाज थी। ये लोग पूजा पाठ भी करते थे, क्योंकि एक निश्चित नगर में थे। नगर इनका जो था वो अच्छा था। क्या होता था, इनके भी बसगिद वगैरह हम जब पढ़ेंगे ये लोग कैसे बसते थे। नगर जो होता था वो मुख्य रोड, जो पतली पतली रोडों के जो होती थी वो मुख्य रोड पे आके मिलती थी, और ऐसे भी नहीं मिलती थी मर्जी जहाँ मिल जाए। जहाँ पर मिलती थी बाकायदा वहाँ पर ये चारों दिशाएं में मिलती थी, यानी चौराहा का निर्माण करती थी। नालियाँ बनी होती थी मुख्य सड़क के किनारे। ये सब जब हम पढ़ेंगे विधिवत तब पढ़ेंगे, अभी तो हम परिचय देख रहे हैं। तो समाज मातृसत्तात्मक था। बात किया जाए लिपि, यानी ये लोग पढ़ते थे और पूजा पाठ करते थे। तो लिपि जो है वैसे तो अपठित है, अभी तक पढ़ी ही नहीं जा गई है। जो लिपि क्या है, लिपि है अपठित। अपठित तो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको चित्र भावात्मक भी लिखा मिल जाता है, यानी भाव चित्र, यानी चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। भाव चित्र, इसमें क्या होता है, लगभग 250 शब्द हैं। जब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे तो बाकायदा पढ़ेंगे। इसमें 250 शब्द हैं, अभी उनको पढ़ा नहीं जा गया है। पशु जो होते थे ये पूजा करते थे, जानवर की भी पशु की भी। तो ये हम बार बार पूजा कह रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, लिखते रहे हैं। पूजा जो है ये मातृ देवी की करते थे, मातृ की पूजा करते थे। और क्या करते थे, ये पशुओं में जैसे पशु की भी पूजा करते थे। उसमें क्या होता था, पवित्र पशु जो होता था बैल होता था, जो कुबड़ वाला बैल होता था। यानी कुबड़ आप देखे होंगे, जो बैल होता है उस पे ऐसे करके इसके पीठ पे बना रहता है। तो ये कुबड़ वाले पशु की पूजा करते थे, यानी बैल की। तो पवित्र पशु अगर पूछ लिया जाए तो बैल, बैल की पूजा ये करते थे। साथ में एक पूजा से एक मूर्ति मिली है जो पशुदेव थे, पशुपति जिसके नाम, पशुपति। ऐसा चित्र है कि उसमें बीच में एक व्यक्ति बैठा है, उसके आगे चारों तरफ जानवर हैं जंगल में। तो वो पशुपति के नाम से जाने जाते हैं। उनकी भी ये लोग पूजा करते थे। अगर व्यवसाय की बात किया जाए कि ये लोग रहते थे तो कुछ काम भी तो करते होंगे। तो जो व्यवसाय था इनका, तो आयात निर्यात का, आयात का निर्यात का मतलब सामान खरीदते बेचते थे, व्यवसाय। आयात निर्यात। और उस समय आयात निर्यात कैसे करते थे, तो विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली क्या होती है एक क्लास में आप जान पाएंगे, सामान का अदला बदली। और ये जो समाज होता था इनका, वो नगरों में पूर्ण रूप से था। जब इसकी खुदाई हुई तो पूरा एक शहर ही निकला। ऐसा नहीं है कि मतलब एक आध घर मिले, तो पूरा शहर मिला। तो जो घर होते थे वो 2 भागों में विभक्त होते थे। सॉरी, घर नहीं, नगर। जो नगर होते थे वो 2 भागों में विभक्त होते थे। नगर 2 टीलों में विभक्त होता था। ऐसा क्या होता, इसमें होता था, ये आपका मान लो घर, ये नगर है इतना बड़ा।
तो इसके चारों तरफ सबसे पहले तो दीवार बनाए होते थे सुरक्षा के लिए, जिसको किला राजा महाराजा लोग कहते थे। तो इसके चारों तरफ एक दीवार होती थी। फिर उसके बाद क्या होता था, ये नगर दो भागों में विभक्त होता था। इसमें ये एक उच्च कुल वाले ऊंचे, ये दो तरफ होता था, एक निचला सतह एक ऊपरी भाग। तो ऊपरी भाग में कौन होते थे, उच्च कुल, राजा महाराजा प्रशासनिक लोग उसमें रहते थे। और जो कृषि वर्ग के या मजदूर वर्ग के लोग थे वो निचले सतह में रहते थे, निचले टीले में रहते थे। लेकिन जो धौला वीर है, धौला वीरा या धौला वीर, इसका अपवाद है। धौला वीरा इसमें क्या है, इसमें 3 भागों में विभक्त है। ये धौला वीरा 3 भागों में विभक्त है। धौला वीरा जो है अपवाद है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में विभक्त है। तो धौला वीरा 3 खंडों में विभक्त है। बात किया जाए कि इसके विस्तार की, जो कहाँ कहाँ पर इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो विस्तार को हम यहाँ देखते हैं। हम सबसे पहले सबसे उत्तरी दक्षिणी जो नगर है उनको जान लेते हैं, और फिर उसके बाद एक एक करके बाद में हम पढ़ते हैं कौन कहाँ नगर है, किससे क्या मिला है। तो नॉर्थ ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साउथ। तो जो सबसे नॉर्थ में है जम्मू कश्मीर में, वो मांडा, चेनाब नदी में, चेनाब नदी के किनारे मांडा। ये किस नदी के, तो चेनाब। ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ये सबसे उत्तरी नगर है। जैसे मान लो आपका गांव है, ये ऐसे गांव मान लो, तो जो सबसे उत्तर यहाँ पर जिसका घर है वो सबसे उत्तर में है। तो ऐसे ये पूरा शहर बसा था। तो जो सबसे उत्तर में मिला है गांव वो कौन है, मांडा। ये जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तर में स्थित है। अगर साउथ की बात किया जाए तो जो साउथ में महाराष्ट्र में मिला है, प्रवाह नदी के किनारे, इसको ये कहाँ मिला है, एमपी में, एमपी प्रवाह नदी। ये प्रवाह नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है। इसके किनारे जो नगर स्थित था, इसको दैमाबाद या दैमाबाद दोनों एक ही है, दैमाबाद के नाम से जाना जाता है। दैमाबाद जो ये महाराष्ट्र में प्रवाह नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर क्या हुआ है, ये सबसे साउथ यानी सबसे दक्षिणी है। उसके बाद हम बात करें ईस्ट की, तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, ईस्ट में जो है सबसे यहाँ पर, तो आलमगीर या आलमगीर जो है ये कहाँ पर, यूपी में है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और बात किया जाए वेस्ट की, वेस्ट नहीं बेस्ट, वेस्ट, तो सुतकोंडा जो है, सुतकोंडा ये पाकिस्तान में स्थित है। सुतकोंडन या सुतकोंडा ये पाकिस्तान में स्थित है। और ये दशक नदी के किनारे स्थित है, दशक नदी। और कहाँ पर है ये, पाकिस्तान, पी के लिख देते हैं, मतलब पी के लोग रहते हैं, हर वक्त पिए रहते हैं। तो ये हुआ तुम्हारे, मतलब अपने तुम्हारे नहीं, हम लोगों के सिंधु घाटी सभ्यता का एक परिचय।
अब हम देखेंगे अगली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर देंगे, उसमें एक एक नगर उठाएंगे, जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, या फिर कहाँ पर क्या मिला है, जैसे स्नानागार कहाँ पर मिला है, ध्यानागार कहाँ पर मिला है, या कहाँ से धान की भूसी मिली है। इन सभी को हम अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। ये रहा इंट्रोडक्शन सिंधु घाटी सभ्यता का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें।